अभी तक जब भी हम मोशन की बात कर रहे थे तो हम वन डायमेंशन में ही रेस्ट्रिक्टेड थे। हम या तो राइट जा रहे थे या फिर लेफ्ट जा रहे थे एक ही लाइन पे, या फिर हम आगे पीछे जा रहे थे, या फिर हम ऊपर नीचे जा रहे थे। लेकिन हमारा मोशन एक ही डायमेंशन में हो रहा था, एक ही लाइन पे हो रहा था। अब हम बात करने वाले हैं मोशन इन 2 डायमेंशन के बारे में, या फिर मोशन इन 3 डायमेंशन के बारे में। और इसे समझने में हमारी मदद करेगा वेक्टर्स, वेक्टर्स इन 2D। तो अब इसी की बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वेक्टर के बारे में कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमने कहा था कि वेक्टर्स के पास एक मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड, और इनके पास एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन। तो अब एक वेक्टर को बना लेते हैं। ये हो गया मेरा एक वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए मान लेते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, और ये एरो की जो लंबाई होगी वही हो जाती है मैग्नीट्यूड, और इस एरो का जो डायरेक्शन होगा वही हो जाएगा हमारे वेक्टर की डायरेक्शन। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। वी कैन शिफ्ट वेक्टर्स इन दिस प्लेन। मैं इस वेक्टर को पकड़ के यहां कहीं ऐसे घुमा सकता हूं, ठीक है, एज लॉन्ग एज मैं इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन को छेड़ूं नहीं। अगर मैंने यहां पे एक वेक्टर बना दिया जिसकी लंबाई बिल्कुल ऐसी ही हो और जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल यही हो, तो यानी कि ये वेक्टर भी ए ही वेक्टर होगा। यानी कि हम वेक्टर्स को एक प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज हम उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखें। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 वेक्टर्स को ऐड करना देखने वाले हैं। मान लो ये वेक्टर है बी, ठीक है। तो हमें पता करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये क्या होगा और इसे कैसे निकालें। तो सबसे पहली चीज कि इसलिए हमने पढ़ा था शिफ्टिंग। मैं क्या करने वाला हूं कि इस सेकेंड वेक्टर को पकड़ के शिफ्ट कर दूंगा ऐसे कि ये फर्स्ट वेक्टर के हेड से स्टार्ट हो। यानी कि बी वेक्टर को मैं यहां बनाने वाला हूं। देखो सेम लंबाई है और सेम डायरेक्शन है, यानी कि ये भी बी वेक्टर ही होगा। और फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ना, वो होगा पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक जाने वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर। इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो वेक्टर होगा यही हो जाएगा रिजल्टेंट या फिर नेट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। और ये जाहिर सी बात भी है। अब देखो इसे हम डिस्प्लेसमेंट की मदद से समझते हैं। मान लो कि ये सारे वेक्टर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं, तो यानी कि ए वेक्टर बता रहा है कि तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो और डिस्प्लेस होकर यहां तक जा रहे हो, और फिर बी वेक्टर बता रहा है कि तुम यहां से स्टार्ट हो रहे हो और फिर डिस्प्लेस होकर यहां तक जा रहे हो। तो यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि ए प्लस बी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा नेट, तो तुम बोलोगे कि मैंने यहां से स्टार्ट की, फिर मैं डिस्प्लेस हुआ यहां तक, और उसके बाद यहां से बी वेक्टर के कारण मैं डिस्प्लेस हो गया यहां तक। यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा यहां से यहां तक का हुआ, और वो दिखा रहा है ये सी वेक्टर। तो यानी कि अगर तुम्हें 2 वेक्टर्स दी हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उन्हें तुम्हें सम करना हो, तो तुम सेकंड वाले वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करना कि उसकी टेल फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड पे आ जाए, और उसके बाद फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल से जो एरो पॉइंट करे सेकंड वाली वेक्टर की हेड तक, वही एरो हो जाएगी सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। अब इसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट। सी इज रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। और वैसे ही हम ए और बी को अलग नाम देते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स ऑफ सी वेक्टर। अब आओ कुछ कॉम्पोनेंट्स बनाना हम लोग सीखते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है, कुछ एक्स वेक्टर, ये है कुछ एक्स वेक्टर। अब इसके बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि एक पेयर ऑफ कॉम्पोनेंट हो जाएगा ये दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये दे देगा मुझे एक्स वेक्टर। देखो ये है पहला वेक्टर, और दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर की हेड से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है, और जो रिजल्टेंट है एक्स वेक्टर, ये पहले की टेल से दूसरे की हेड तक जा रहा है। अब इसके कई कंपोनेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही वाला कंपोनेंट हो सकता है कोई ऐसा कंपोनेंट हो, ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, ये भी सही होगा। ये है पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर की हेड से यहां तक जा रहा है, और जो रिजल्टेंट है वो पहले की टेल से दूसरे की हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब ऐसे तो एक वेक्टर को मैं कई कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ कंपोनेंट्स में, ऐसे पेयर ऑफ कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों। तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर को 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ने वाला हूँ। अब इस पर्टिकुलर केस में मैं एक्स वेक्टर को एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ दूंगा, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं। अब उसे देखते हैं। इस वेक्टर को मैं तोड़ सकता हूं एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, ये ऐसे, और प्लस एक वर्टिकल कंपोनेंट में,
ऐसे। सो दिस इज x हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज x वर्टिकल। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं x इज अ रिजल्टेंट ऑफ x हॉरिजॉन्टल प्लस x वर्टिकल। यहां पे देखो ये भी बिल्कुल ही सही होगा। ये पहला वेक्टर, ये ऑरेंज वेक्टर, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, और ये जो ग्रीन वेक्टर है ये ऑरेंज की हेड से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है, और जो रिजल्टेंट है वो ऑरेंज की टेल से लेके ग्रीन की हेड तक है। लेकिन अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम, हम ऐसा करना सीख ही क्यों रहे हैं? हम एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आगे मोशन इन 2 डायमेंशन के प्रॉब्लम्स को हम दो परपेंडिकुलर 1 डायमेंशन प्रॉब्लम्स में तोड़ने वाले हैं, जिसकी मदद से हम 2 डायमेंशन के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अभी इसके बारे में और जानते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसे और मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा। इसे हटा देते हैं और यहाँ पे मेरे पास है एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, और इस पे मैंने बना रखा है एक वेक्टर ए वेक्टर, और मुझे पता है कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है। मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब कि इसकी लंबाई, कुछ मान लो कि 5 यूनिट्स की इसकी लंबाई है, ठीक है। और दिया हुआ है कि ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कुछ 37 डिग्रीज पे है, अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्रीज पे है, और मुझे अब इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बनानी है। तो ये तो आसान है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ये वाला कंपोनेंट, है ना, ये वाला कंपोनेंट, ये इसके टेल से स्टार्ट होके एकदम इसकी टिप के नीचे होगा, वर्टिकली नीचे एकदम यहाँ तक, और फिर इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और ये यहाँ तक जाएगी, एग्जैक्टली यहाँ तक। तो ये हो गया इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसे लिख लेते हैं। ये हो गया ए एक्स और ये हो गई ए वाई, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डायरेक्शन में। अब सवाल ये है कि क्या तुम इसकी लंबाई बता सकते हो, ए एक्स कितनी लंबी होगी और ए वाई कितनी लंबी होगी? तो इसका पता लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, और हाइपोटेन्यूज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, यानी कि ये वाली एंगल 90 डिग्रीज होने वाली है और ये वाली एंगल दी हुई है 37 डिग्रीज, और इसलिए हो गया ये हाइपोटेन्यूज। और इसकी लंबाई ये मुझे पता है 5 यूनिट्स की है। इसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 5। तो अब क्या ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम आसानी से ये साइड और ये साइड निकाल सकते हैं, इस साइड की लंबाई। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम्हें याद नहीं हो तो एक बार मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। उसमें हम इस्तेमाल करते हैं सो का टोआ। साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड लेंथ डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज साइड लेंथ, और कॉस ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड लेंथ डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज साइड लेंथ, एंड tan ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड लेंथ डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल है 37 डिग्रीज और इसके ऑपोजिट साइड हो गया ये वाला साइड, ये वाला, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ 37 डिग्रीज, साइन ऑफ 37 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट की लंबाई यानी कि ए वाई की लंबाई, ए वाई का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की लंबाई तो खैर दी हुई है 5। अब अगर दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा 5 साइन 37, साइन 37, दिस इज इक्वल टू ए वाई की लंबाई, ए वाई की लंबाई। अब वैसे साइन 37 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा, इसे मैं हटा के यहां पे लिख दूंगा 3/5। तो यहां 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया ए वाई इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ये तो आ गया हमारे पास ए वाई की लंबाई। अब निकालते हैं ए एक्स की लंबाई, तो उसके लिए कॉस का इस्तेमाल करेंगे। नाउ हमें यह भी पता है कि कॉस ऑफ 37 इज इक्वल टू एडजेसेंट, और ये है ये वाली साइड, एडजेसेंट की लंबाई यानी कि ए एक्स की लंबाई, एक्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की लंबाई, और ये तो हमें दी हुई है एज 5। अब दोनों साइड अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा 5 इंटू कॉस ऑफ 37, कॉस ऑफ 37 इज इक्वल टू ए एक्स की लंबाई। अब मुझे पता है कि कॉस ऑफ 37 ये होता है 4/5, इसे लिख लेते हैं 4/5।
और ये 5 से 5 कैंसिल और मेरे पास आ गया ax इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो हमें दिया हुआ था एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड थी 5 यूनिट और ये जो एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल से वो था 37 डिग्रीज। हमने इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हमने इन दोनों कंपोनेंट्स की लंबाई भी निकाली। एक्स की लंबाई आई 4 यूनिट्स और ए वाई की लंबाई आई 3 यूनिट्स। इसे मैं ग्रीन से लिख देता हूं, 3 यूनिट्स। तो तुम अब ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे हमने इस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में तोड़ा ही क्यों, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। तो आओ एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास एक बॉल है जिसे तुम 5 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ कुछ 37 डिग्रीज के एंगल पे ग्राउंड से ऊपर फेंक रहे हो, कुछ ऐसे। तो ये बॉल कुछ इस पाथ को लेगी और ऐसे जाके यहाँ पे गिर जाने वाली है। अब देखो, अगर तुम इस मोशन को देखने वाले हो इस पाथ के अलोंग, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर बदल रही है। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही अलग अलग होने वाले हैं। तो इस मोशन को स्टडी करना तो बहुत ही मुश्किल वाला काम हो जाएगा। लेकिन इसे देखने का एक और नजरिया है। जब हमारी बॉल कुछ ऐसे मोशन कर रही थी तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और वर्टिकल डायरेक्शन में साथ के साथ ये ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ के फिर नीचे आ रही है। तो इसकी मदद से हम एक 2 डायमेंशन के मोशन को दो 1 डायमेंशन में तोड़ सकते हैं। देखो कुछ ऐसे, हमारी बॉल ये जब ऐसे मोशन कर रही थी तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये ब्लू एरो दिखा रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल ऊपर जा रही है और फिर नीचे भी आ रही है, और वाइट एरो दिखा रहा है कि बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल आगे बढ़ रही है। और इन दोनों मोशन को हम अलग अलग स्टडी भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे। ये देखो, जब बॉल सिर्फ और सिर्फ ऐसे जा रही है तो ब्लू वेक्टर बताता है कि बॉल ऊपर आके नीचे आ रही है। तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को हम स्टडी कर सकते हैं ऐसे अलग से, या फिर इसका उल्टा, हम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को भी स्टडी कर सकते हैं। बॉल ऐसे जब मोशन कर रही है तो हॉरिजॉन्टली ये आगे बढ़ते जा रही है, तो यानी कि हम केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को भी स्टडी कर सकते हैं इसकी मदद से। तो यानी कि अगर मुझे वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में तोड़ना आता हो तो मैं किसी भी 2 डायमेंशन के प्रॉब्लम को इजिली दो परपेंडिकुलर 1 डायमेंशन मोशन में तोड़ सकता हूं और इसे सॉल्व कर सकता हूं। जैसे कि हमारा जो इनिशियल एग्जांपल था ना, ये अगर मान लो कि यहाँ पे एक बॉल को हम फेंक रहे हैं कुछ 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ कुछ ग्राउंड से 37 डिग्रीज के एंगल पे, तो इसे देखने का ये नजरिया हो सकता है कि ये बॉल हॉरिजॉन्टल दिशा में जा रही है इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड के साथ, और यही बॉल वर्टिकल दिशा में भी जा रही है कुछ इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड के साथ। और फिर हमने इस मोशन को, इस 2D मोशन को दो 1D मोशन में तोड़ दिया होगा और इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आओ क्या करते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने वेक्टर्स की बेसिक्स के बारे में देखा। हमने ये कहा कि वेक्टर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन, और वेक्टर्स को हम एक प्लेन में कहीं भी शिफ्ट भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज मैं उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को छेड़ूं नहीं। और ऐसा करने से हमें बहुत मदद मिलती है वेक्टर एडिशन में। मान लो कि यहाँ पे ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, इन दोनों को अगर ऐड करना है तो मैं बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करूंगा कि इसकी टेल वेक्टर ए के हेड पे आ जाए, और उसके बाद जो पहली वेक्टर की टेल से दूसरी वेक्टर की हेड तक पॉइंट करने वाला जो वेक्टर होगा वही हो जाएगा सम ऑफ ए एंड बी वेक्टर, और इस सम को हम बोल देते हैं रिजल्टेंट, और ए और बी को हम बोल देते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ सी वेक्टर। अब कॉम्पोनेंट्स मतलब वही कि जो सारे वेक्टर्स मिलके मुझे रिजल्टेंट वेक्टर दें उन्हें हम कह देंगे कॉम्पोनेंट्स। अब वैसे तो एक वेक्टर के कई सारे कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें इंटरेस्ट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्पोनेंट में, क्योंकि ये हमें 2D मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करने वाले हैं। फिर हमने ये देखा कि कैसे हम एक वेक्टर से उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं और उसकी लंबाई कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से।